केवीबल। चलिए, एक बढ़िया सा टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेंदी है थोड़ा सा बट आसान है, जीएसटी रिफंड्स के बारे में। जीएसटी के अंदर रिफंड मिलना मतलब क्या मिलना, देखो बात को समझना थोड़ा सा। हमने रिटर्न्स का चैप्टर देखा हुआ है, हमने इससे पहले जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हुई है। क्या बोलता है ये जीएसटी का लॉ कि यार आपका आउटपुट टैक्स जो है ना, ये कलेक्ट करिए कस्टमर के पास से, ठीक है, उसको माइनस करिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी आपने आपके सप्लायर को पैसे भरा होगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, वो माइनस करिए, और जो भी नेट अमाउंट आपका आता है, ये नेट अमाउंट जाकर के आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है, ठीक है ना। अब आईटीसी जब आपको मिलता है, आईटीसी का बेनिफिट ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मिलता है, हमने पेमेंट के चैप्टर में देखा था। और जो नेट अमाउंट मुझे पे करना है, अगर अभी भी कुछ बचता है तो ये कहां से पे करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करूंगा मैं, कैश डिपॉजिट करके, ठीक है। बट ये सब तो रही बात जब नेट अमाउंट पेबल आएगा। व्हाट इफ आपका आउटपुट टैक्स 1 रुपए है और आपका जो इनपुट टैक्स है 5 रुपए है, तो अब तो पेमेंट तो कुछ नहीं है, 4 रुपए का रिफंड आ जाएगा। तो देखिए, रिफंड एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है सर, उसको आगे ले जाइए। आगे ले जाइए मतलब नेक्स्ट पीरियड में पे करिए। सर वहां भी रिफंड आ रहा है, उसके नेक्स्ट पीरियड में पे करिए। You can carry forward that amount in your ledger and you can claim it at a particular point of time against the output tax that you have to pay to the government, ठीक है। That is one option. Second option is if you think कि यार मुझे तो ये अमाउंट आगे आने नहीं वाला है, तो मैं इसको रिफंड कर सकता हूँ, रिफंड मंगवा सकता हूँ मैं गवर्नमेंट के पास से, ठीक है। या आप कैरी फॉरवर्ड कर करके एक सिचुएशन में जाकर के आप ऐसे मतलब लगेगा आपको कि यार ये तो मतलब रिफंड ही आने वाला है, तो ये क्या बोलते हैं, बिना ज्यादा डिटेल में जाए हम आपको रिफंड दे देंगे, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, दूसरा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। अब टू गिव यू एन एग्जांपल, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन द लॉ, उसके ऊपर हम आएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो यार, जीरो रेटेड सप्लाई आपको और मुझे दोनों को पता है, मैंने समझाया था, आपको याद है क्या? जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या था, वो सप्लाई जिसका रेट उस सप्लाई के लिए जीरो कर दिया गया है फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल एज फॉर वन मोर थिंग दैट वाज सप्लाई टू एसईजेड्स। इन दोनों में भले 18% और 28% हो, बट लगेगा कितना, 0%, ओनली फॉर एसईजेड एंड एक्सपोर्ट, बोथ द केसेस। तो ये एक केस हो गया। अब जब देखो आउटपुट है ही नहीं, आउटपुट जब आप एक्सपोर्ट करोगे, सपोज आप 100% एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका बिजनेस ही 100% एक्सपोर्ट का है, अब जब आप एक्सपोर्ट ही करने वाले हो तो आपको तो टैक्स लगने ही नहीं वाला है। बट जब आप वो चीज मैन्युफैक्चर करोगे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपको तो इनपुट टैक्स भरना पड़ेगा ना, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बट आपको तो आउटपुट टैक्स है ही नहीं, तो आप उसको नेट ऑफ कैसे करोगे, तो वो नेट ऑफ कर ही नहीं पाओगे आप। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा रिफंड मांगना पड़ेगा। तो ये रहा एक केस। दूसरा केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का क्या बोलता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जब परचेस कर रहे हो, परचेस करते समय आपने 9% से रेट ऑफ टैक्स भर दिया फॉर एग्जांपल, और जब आप सेल कर रहे हो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने 5%, तो आप हर बार 9% से परचेस करोगे और सेल करते समय हर बार 5% से करोगे, तो हर बार 4% का तो डिफरेंस आने वाला है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि आपके परचेसेस जो है दे आर सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ रेट रादर देन सेल्स सब्जेक्ट टू लेसर रेट ऑफ टैक्स, एंड दैट इज द रीजन यहां पे भी रिफंड मिल सकता है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने समझाया हुआ है, खास करके जो लाइव में देख रहे हो, तो 1 टाइप करिए अगर ये समझने आ गया है तो। हम उस दिन एबीसीडी कर रहे थे, आज हम 1 2 3 4 करेंगे, ठीक है। आइएगा, पहले सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे, अच्छा मैं आपको ना पहले चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं। हमने 2 टॉपिक में चैप्टर बढ़ा हुआ, ये तो देख लिया, रिफंड के बारे में हम बात करें। अब एग्जैक्टली क्या क्या बात हो रही है, आइए सिर्फ एक झलक देखते हैं। मेरे ख्याल से आपके इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है फाइनल का, इसके अंदर काफी पेजेस है, एक जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, और फिर एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि एग्जैक्टली क्या होता है। जो मैंने आपको बताया ना, बस उसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स आप बोल सकते हो कीवर्ड्स वगैरह जो याद ही होने चाहिए, वो हम देखेंगे। सर्कुलर है कुछ यहाँ पे, तो प्रॉपर रूल्स के हिसाब से। दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में है, अगेन जो हमने डिस्कस किया पहले वही है, फिर कुछ कपल ऑफ सर्कुलर्स अगर आप देख पा रहे हो तो, और इसी के साथ यहाँ पे आपका ये पार्ट लगभग हो जाता है खत्म। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, उसमें कुछ केसेस दिए हुए कि रिफंड मिलेगा, कैसे मिलेगा, रिफंड के लिए डेट क्या होता है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी है बट ये है, ठीक है। फिर कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा, कैसे होगा, ये देखिए कैसे आपका डॉक्यूमेंट का सबमिशन होता है, किस तरीके से आपको रिफंड के लिए वो लोग कुछ इंक्वायरी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चीजें दी हुई है। मतलब मोस्टली प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है। 2 दिक्कतें हैं इस पार्ट की। पहला दिक्कत यह है कि इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, मतलब इसमें सिर्फ पता होने जैसा है, अवेयरनेस रहना इंपॉर्टेंट है टॉपिक का। दूसरी बात, इसमें याद करने के लिए जाओगे तो बहुत समय लगा दोगे आप, और उतने वेटेज के लिए एग्जाम में है नहीं, सी कैटेगरी वाला चैप्टर है, ठीक है, तो वो भी आपने नहीं करना है, ऐसा मेरी इच्छा है, ठीक है। देन देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज एलयूटी। जैसे जीएसटी आया था ना,
जीएसटी आते से ही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करके एक कॉन्सेप्ट आया था एलयूटी में, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एलयूटी लेकर के एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। देखो दो चीज हो सकती है, एक हो सकता है कि आपने पेमेंट कर दिया पहले जीएसटी का और फिर उसको रिफंड मांगा आपने, मतलब आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट सप्लायर को कर दिया फिर रिफंड मांग दिया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपने पहले सेल किया, सेल करने पे टैक्स भरा और फिर वो टैक्स का रिफंड मांगा, ठीक है ना। और एक चीज ऐसी हो सकती है कि यार आपने सेल करते समय टैक्स ही नहीं भरा, आपने डायरेक्ट एलयूटी फाइल किया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि मैं टैक्स नहीं पे करना वाला, मेरे केस में टैक्स वैसे भी नहीं आता, मुझे रिफंड ही मांगना है, तो रिफंड ही मांगना है तो मैं पहले ही पे क्यों करूं, तो वो एलयूटी के अंदर आता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो वो कब इशू कर सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर देखिए यहां तक पॉइंट्स दिए हुए थे आपको, ठीक है। तो एक उसके बारे में आता है, फिर उसके बाद फिर अगर कुछ सैंक्शन वगैरह दिया हुआ है आपको, कुछ रिफंड का अमाउंट है कितना है क्या है, वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे उसके बारे में मेंशन है। ये पूरा एलयूटी के बारे में बात करता है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा एलयूटी के बारे में, ठीक है। फिर उसके अंदर यहाँ पे आपका चैप्टर टेक्निकली खत्म हो जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी नाम से कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए इन्होंने, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिए हुए थोड़े से, एग्जाम में ऐसा वेटेज नहीं है ज्यादा, बट इन्होंने यहाँ दिया हुआ, हम एक बार देख लेंगे इनको, ठीक है। फिर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, ये फॉर्म नंबर एग्जाम में आ सकता है, RFD 0506 एक्सेट्रा, ये हम एक बार देख लेंगे। बस मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो अगर आपने ओवरव्यू में भी देखा होगा ना, बहुत सारा टेक्स्ट 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 है, ऐसे टॉपिक्स नहीं है ज्यादा, बस टेक्स्ट 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 डाल के रखा हुआ है। देखिए क्या प्रॉब्लम आता है रिफंड अप्लाई करने के लिए पोर्टल के ऊपर, या इन जनरल, या कब तक रिफंड हो सकता है, फिर 3-4 केस लॉ दिए हुए उसके ऊपर, बस दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली पहले तो दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरी चीज ये है कि जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होता है, तीसरी चीज ये है कि इन दोनों के केस में रिफंड को अप्लाई कैसे करना होता है, चौथी चीज ये कि कुछ कपल ऑफ सर्कुलर्स है, कपल ऑफ नहीं ज्यादा, कुछ सर्कुलर्स है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट इज मेंशन इन दी होल मटेरियल, ठीक है। तो समय वैसे लगना कम चाहिए, कोशिश करूंगा ये 1 घंटे में इसको हम खत्म कर ले, ठीक है। जो लाइव में लोग जुड़े हुए हो, हम ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो कोशिश करेंगे, एक टाइम ऑफ सप्लाई की बात हुई थी शायद, दूसरी कस्टम के जो चैप्टर्स है वो भी, तो हो सके आज खत्म कर देते तो खत्म कर देंगे, मतलब बाद में फिर कुछ छोटा मोटा रिवीजन जो करना रहेगा उसके लिए एक सेशन अपन मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर में मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं आपको ये मिल जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको, राइट। ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से, आपके पास मॉडल की कॉपी है फिजिकल तो आपके बुक में ध्यान होना चाहिए, नहीं तो पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से कुछ कुछ चीजें सिर्फ गो थ्रू करवाऊंगा, उतनी चीज आपको ध्यान देनी है, राइट। चलिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज व्हेन द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई इज हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जो पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी वही लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अलाउड इन दी जीएसटी एक्ट, ये पहले के टैक्सेस रेट के अंदर भी अलाउड था, आपको बता दूं तो, ठीक है। नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अदर देन जीरो रेटेड, या फिर जहां पे इन्वर्टेड है, ये दूसरा वाला पॉइंट इन्वर्टेड की बात करता है। इसके अलावा आप रिफंड, इसके अलावा सर आप रिफंड कर ही नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते सर, रिफंड मांग ही नहीं सकते, मतलब मांग सकते हो बट डेफिनेटली देन सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन दोनों केसेस में आप रिफंड मांगिए, परमिशन लीजिए, आपको फाइलिंग कर दीजिए, पूरा रिफंड आपका आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो यहां दिया हुआ है ना, यहां से लेकर के यहां ध्यान दीजिए, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, यहां कुछ कैलकुलेशन है, यहां भी कुछ कैलकुलेशन है। क्या है कैलकुलेशन, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। मुझे बिल्कुल आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक मैं ये 2-3 टर्म्स नहीं समझ लेता हूं पहले, ये इसमें भी मत जाइए जाके, मतलब नहीं है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या है और नेट आईटीसी क्या है, ये देखिए दोनों यहां पे दिए हुए हैं। नेट आईटीसी शैल मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट availed on inputs during the period other than input tax credit availed for which refund is claimed. Net ITC covers ITC availed on all inputs for the relevant period. तो नेट आईटीसी मतलब देखो, 1 साल का आईटीसी बहुत ज्यादा हो सकता है, 2 साल का आईटीसी हो सकता है, 3 साल का, 10 साल का, जो भी होगा, बट उस पीरियड के लिए जिसके लिए आप रिफंड मांग रहे हो उस पीरियड का आईटीसी कितना है बस उसकी बात करिए, ये हो गया नेट आईटीसी। सर व्हाट इज एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, रिफंड ऑफ आईटीसी under whatever section we are talking about is restricted to the extent of credit reflected under form 2B। आपको याद होगा हम जीएसटीआर 2A 2B 3B एक्सेट्रा ये सब पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो जितना भी आपका जीएसटीआर 2B के अंदर में आईटीसी दिख रहा है उससे ऊपर आपको रिफंड नहीं मिल सकता। रीजन तो आपका ये 2 रीजन जो हम दिख रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी, जीरो रेटेड, यही होना चाहिए, बट फिर भी वो दिखना चाहिए 2B के अंदर, तब रिफंड मिलेगा। सर कैपिटल गुड्स के ऊपर रिफंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा सर, ठीक है। सर उसके अलावा दूसरी चीज, इनपुट सर्विसेज के ऊपर रिफंड मिलेगा क्या सर, नहीं मिलेगा सर, ठीक है।
रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, रिफंड मिलेगा क्या सर? नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या? अब आकर के फॉर्मूला पढ़िएगा, क्या बोलता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड गुड्स जो सप्लाई किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी अपॉन एडजस्टेड टर्नओवर माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड सप्लाई इनटू नेट आईटीसी अपॉन आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट है। प्रैक्टिकल टर्म्स में बोला जाए तो आपको आपके टर्नओवर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। जो आपका आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर में आपकी पीरियड के लिए दिख रहा है उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। उससे ज्यादा अलाउड होगा क्या सर? उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। सर मैं इसको लर्न कर लूं क्या? हाँ, आइए मैं चाहता हूं ये जो यहां बॉक्स में दिया हुआ है ना, इसको आप एक बार रीड करें मेरे हेल्प के बिना। क्या लिखा हुआ है? ये जो फॉर्मूला हम देख रहे थे, चेक किया क्या? समझे क्या क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सर? जो फॉर्मूला हम देख रहे थे, ये फॉर्मूला जब से आया हुआ है यानी कि 5/7/2022 उसके बाद से ही कैलकुलेशंस रिफंड के इसके बेसिस पे हो गए। उससे पहले जो जैसा चलता था वैसा का वैसा चलते रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो सर 2 टाइप करिए। यहां तक क्लियर है तो सर 2 टाइप करिए। इसी चीज का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट इस पे आएगा नहीं यूजुअली, बट यू नेवर नो, सिलेबस के अंदर है। और 2022 में जब ये अमेंडमेंट होता है उसके बाद हार्डली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या पता एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ही ये पूछ ले, कुछ नहीं बोल सकते। तो एक बार देख लेते हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बैंक वगैरह कहीं भी नहीं है, तो यहां एग्जाम्पल को देख लेते हैं पहले। क्या बोलते हैं ये? टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीएसटी 5% पे है, वहां पे 5,50,000। अदर टोटल टर्नओवर जो है 50,000 है। कुल मिलाकर के टर्नओवर 6 लाख है। आईटीसी जो मिल रहा है इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, उसका आईटीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम आईटीसी अलाउड कितना होगा? सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम? सबसे पहली चीज एडजस्टेड टर्नओवर कितना है? टर्नओवर फॉर दिस पीरियड, ये आ गया एडजस्टेड टर्नओवर। नेट आईटीसी कितना है? सिर्फ इनपुट ऑन गुड्स का मिलेगा, ये आ गया नेट आईटीसी आपका। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर ऑफ एडजस्टेड सप्लाई, ये आ गया आपका टर्नओवर ऑफ एडजस्टेड सप्लाई। माइनस करेंगे टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड। टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड कितना है सर? कहां दिया हुआ है? चेक करिए जरा। 5% ऑफ 5,50,000, तो 5,50,000 इंटू, तो ये आ गया 5,50,000 इंटू 5%। ठीक है ना? सो मल्टीप्लाई बाय 50,000 वापस सेम और डिवाइडेड बाय 65,000, राइट? तो ये आने के बाद आपका जो आंसर आता है 24680। बस इसके ऊपर कुछ भी हो जाए, आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दो, ये लीगली बाय लॉ ही अलाउड नहीं है। तो इसके ऊपर भले ही आपके असेसिंग ऑफिसर को लगेगा यार नहीं रिफंड मिलना चाहिए, फिर भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। किसके ऊपर? इस अमाउंट के ऊपर। मैक्सिमम अमाउंट यही मिलेगा आपको। आई होप आपको कैलकुलेशन का अंदाजा आ गया होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर अ रिफंड इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर प्रोविजंस वी हैव सीन, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट। तो आउटपुट टैक्स जो है ये कम होना चाहिए, इनपुट टैक्स जो है ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आउटपुट सप्लाईज आर नॉट एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड। refund is not specifically restricted by government through some notification etc. ITC on capital good input services नहीं होना चाहिए। refund of accumulated ITC on account of reduction in GST rate should not be given. refund of ITC restricted to the extent reflected under 2B, registered person claiming such particular refund, and basically ये जो है ये मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडर के लिए तो जिस रेट ऑफ टैक्स पे आप परचेस करोगे, सपोज मैं ट्रेड कर रहा हूं, मोबाइल लेके बेच रहा हूं, तो मोबाइल लूंगा भी 18% पे, दूंगा भी 18% पे। आप जब मैन्युफैक्चरर होते हो तो वो मैन्युफैक्चरर के केस में यूजुअली ऐसा होता है कि आपने जो परचेस की रॉ मटेरियल, इस पे हायर रेट ऑफ टैक्स था, बट जो आउटपुट फिनिश गुड्स बना रहे हो उस पे लोअर रेट ऑफ टैक्स है। ये हो सकता है,
एंड दैट इज द रीजन मैन्युफैक्चरर यहां पे आता है यूजुअली। तो 7 कंडीशंस है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अगर आप देख चुके हो तो बढ़िया है, नहीं देख चुके हो तो क्विकली हैव अ लुक। हाँ जी, आगे बढ़े। अगले पॉइंट पे आइए। यहां देखिए एक पिंक कलर के इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको। अगर आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो वही चीज की बात करता है जो हम अभी तक देख के आए हैं, बस ये मैन्युफैक्चर वाला जो पार्ट है ना उसको थोड़ा सा उन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड रेट ऑफ टैक्स एज पर अ पर्टिकुलर रूल इंक्लूड्स स्टोर्स, स्पेयर्स एंड पैकिंग मटेरियल ऑल्सो। कोई भी चीज को आप मैन्युफैक्चर करके जब सेल करते हो तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको इस तरीके से पैक करोगे या इस तरीके से पेश करोगे तो उस पर टैक्स रेट कम लगेगा, हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपको वापस इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो बेसिकली मैन्युफैक्चर के केस में यहां पे ये चीजें भी आ सकती है। ठीक है, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। एक कुछ बेसिक सा पॉइंट है, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूं। क्या बोलता है ये, रिफंड ऑफ आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिफ्लेक्टेड अंडर जीएसटीआर 2B। 2B में क्या दिखेगा, जो जीएसटीआर 1 में आपका सप्लायर अपलोड करेगा, तो आपके सप्लायर ने जितना अपलोड किया हुआ है उसके जीएसटीआर 1 के थ्रू वो आपको आपके जीएसटीआर 2B में मिलेगा, बस उतना ही आपको आईटीसी मिलेगा, उससे ऊपर आईटीसी आपको मिल ही नहीं सकता। बट उसमें भी इट शुड बी एप्लीकेबल इन योर केस। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हमने देखा एक्सपोर्ट की बात होती है, एसईजेड की बात होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट और एसईजेड ये दोनों भी चीजें जो है ये हमने आज से पहले पढ़ चुके हैं जब हम सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से इनिशियल चैप्टर्स के आसपास, राइट। सेम चीज हम आईटीसी के चैप्टर में भी रिवाइज कर चुके हैं। रिफंड कितना मिलेगा उसका फॉर्मूला देखिए नीचे क्या दिया हुआ है रूल के हिसाब से। रिफंड अमाउंट इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। ठीक है सर, नेट आईटीसी मतलब क्या, इनपुट टैक्स पीरियड अवेल्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिलेवेंट पीरियड के लिए। एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब क्या होता है सर, एडजस्टेड टर्नओवर मतलब value of exempt supplies other than zero rated and turnover of supplies in which refect claimed under earlier rules during the period, right। तो ये क्या बोलता है, excluding these two जो भी होगा उसको आप काउंट कर सकते हो, राइट। इतना ही पार्ट यहां दिया हुआ है, बस ये आपका फॉर्मूला आपको लगाना है और इससे आपका आंसर आ सकता है जो हम देखने वाले हैं। आइए सर्कुलर नंबर 1 क्या बोलता है, ये एक सर्कुलर है, ये एक सब रूल है और एक और सब रूल है। 4A और 4B सब रूल बहुत फेमस है एज फार एज रिफंड इज कंसर्न फॉर जीरो रेटेड। पहला तो ये सर्कुलर क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इट इज क्लैरिफाइड दैट द रिलेवेंट पीरियड हैज बीन डिफाइंड टू द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफंड क्लेम एंड इज नॉट लिंक्ड टू अ टैक्स पीरियड। तो आप रिफंड मांग रहे हो 5th ऑफ जैन से लेकर के 10th ऑफ जैन तक का 5 ही दिन का रिफंड आप मांग रहे हो, ठीक है। तो क्या ये 5 दिन का जो रिफंड आपको मिलेगा क्या ये अपने आप में एक टैक्स पीरियड है, नहीं, नॉट नेसेसरी। तो सर टैक्स पीरियड क्या होता है, जैसे कि रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन के इसमें 1 मंथ, तो फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर इज योर 1 मंथ, राइट। ये एक टैक्स पीरियड हो सकता है पूरे टैक्स पीरियड के लिए आप रिफंड मांगो, बट जरूरी नहीं है पूरे टैक्स पीरियड के लिए आप रिफंड मांगो, हो सकता है आप टैक्स रिफंड 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के लिए मानो, तो सर ये भी एक मंथ है ना, बट 2 टैक्स पीरियड है, एक सितंबर है एक अक्टूबर है, बट आपके लिए ये अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक है, बट इसमें ना एक दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, इसमें आप 2 अलग फाइनेंशियल ईयर में नहीं घुस सकते, एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर में वो पीरियड होना चाहिए। अगर 2 में जा रहे तो 2 पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट सब रूल क्या बोलता है, द सब रूल 4A लेज डाउन दैट इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड on which the supplier has availed the benefit of a particular notification, that is where supplier has claimed refund of tax on deemed exports, refund of input tax credit availed in respect of other input and input services used in making of GST supply shall be granted। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं ना, एक्सपोर्ट के केस में मुझे बाकी भी जो चीजें हैं अदर इनपुट एंड अदर इनपुट सर्विस, इस पे भी मुझे रिफंड मिल सकता है, प्रोवाइडेड मुझे रिफंड ग्रांट किया गया है ऑन व्हाटएवर आइटम्स दैट आई हैव बीन सेलिंग एज पर डीम्ड एक्सपोर्ट प्रोविजन, ठीक है। 4B क्या बोलता है देखिएगा, 4B बात करता है लेज डाउन दैट इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच सप्लायर हैज
टेकन द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। बेनिफिट क्या है? कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दैट इज 0.1%, यानी कि 0.05 या 0.1% IGST फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स फॉर एक्सपोर्ट। तो मैंने खुद एक्सपोर्ट किया, उस केस में मुझे आईटीसी रिफंड मिल जाएगा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे भी। और मैंने किसी को सेल किया और वो है डेडिकेटेड एक्सपोर्टर, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर, वो बस उसका काम क्या है, लोगों के पास से चीजें कलेक्ट करो और बस एक्सपोर्ट करो जाकर के, इतना ही काम है। दोनों भी केसेस में आपको आपका रिफंड आईटीसी का मिल सकता है। और ये जो होता है ना ईओयूज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इनके बारे में हमने बात की आज से पहले। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में बात हो गई थी इसके अंदर में भी, कंसेशनल रेट पे एक्सेट्रा, एंड ईपीसीजी स्कीम हम कस्टम्स में देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो वहां पे भी आता है। तो जो भी एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्ट होगा पूरा का पूरा ग्रांट किया जाएगा। आप चाहो तो एक बार तीनों भी चीजें फटाफट से गो थ्रू कर सकते हो, होने बाद 3 टाइप करिएगा। सर डन है यहां तक ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल क्लेम कर सकते हो कोरोना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है प्रोसेस, मेरे ख्याल से अपने सिलेबस में भी है, आगे आएगा अभी। ये तो इजीली उस केस में क्लेम किया जा सकता है जहां पे आप आगे बिजनेस कैरी ऑन नहीं करने वाले हो, अब 5 दिन में जो ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको भी क्लेम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े। चलिए रिफंड अमाउंट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। अच्छा, रिफंड अमाउंट की जगह पे एक और पहली चीज देखनी है, डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स अमेंड किया गया है। अमेंड कैसे किया गया है? गुड्स के केस में 2020 में ही अमेंड किया गया था और इसको इन इफेक्ट लाया गया था 2021 मार्च से लेकर के। क्या था ये? लोअर ऑफ दी टू शेल बी टेकन एज जीरो रेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर जीएसटी इनवॉइस और 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलर प्लेस सप्लायर। ये क्यों किया गया था आप भी समझ पा रहे होंगे, बिकॉज सिंपल सी बात है, आपको एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लग रहा है तो आप आपका टर्नओवर मैनिपुलेट करने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए आप टर्नओवर शायद बड़ा करके दिखाओगे। तो ये बड़ा करके दिखाओगे मतलब आपको लग रहा है कि यार 100 करोड़ का कंसाइनमेंट आपने एक्सपोर्ट किया है, टैक्स तो वैसे भी नहीं लगना है ना, तो एक काम करता हूं 100 की जगह 150 करोड़ दिखा देता हूं मैं। चलेगा क्या? मैक्सिमम 150 तक चलेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं 150 टाइम्स बोलते हैं ये। तो आपने आपके इनवॉइस पे जो दिखाया है वो, या आपका जो कॉम्पिटिटर है वो जिस वैल्यू पे बेच रहा है उसका 1.5 टाइम्स एट मैक्सिमम। बिकॉज हो सकता है ना कुछ प्रीमियम क्वालिटी की चीज हो तो और भी सस्ते में दे रहा है बट हमको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो 1.5 टाइम्स इज अ फेयर यू कैन से चांस, आई थिंक सो, राइट। सिंपल सी रीजन है यार, देखो मतलब हो सकता है ना आप इनवॉइस पे वैल्यू अननेसेसरी इन्फ्लेट नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? जब उसके ऊपर टैक्स भरना होगा, या तो टैक्स भरना ही नहीं है, एग्जेम्प्टेड है ना। बात समझने आ रही है आपको? हाँ या ना? ठीक है, इसी के चलते फॉर्मूला दिया हुआ है दैट रिफंड अमाउंट के अंदर हमें turnover of zero rated supplies plus turnover of zero rated supplies services upon adjusted total turnover multiplied by net ITC। सेम चीज अपन ऊपर देख करके आए थे, राइट। चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां ये वाला पार्ट, आइए इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज shall not have
received supplies, namely supply of goods by registered persons against advance authorization. सर एडवांस ऑथराइजेशन क्या है? कस्टम में एक प्रोसेस, एक स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि आपको हम एक बेनिफिट देंगे. ये बेनिफिट कहां देंगे हम? ये बेनिफिट अलग अलग स्कीम्स के अंदर में कस्टम्स में देंगे, जहां पे जीएसटी भी आ गया. एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजीए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. तो बेसिकली दो चीजें हैं. पहली चीज क्या है? एडवांस ऑथराइजेशन के बेनिफिट आपने ले लिया, या फिर आपने ईओयू को, ईओयू क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इनको आपने कुछ सेल कर दिया. ये बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो. अब ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हो तो उसके ऊपर अलग से तो रिफंड आपको मिलने से रहा. ठीक है, तो आपको बेनिफिट एक ही बार मिलेगा. जो भी टैक्स आप पे करोगे, या तो आप रिफंड क्लेम करो या तो आप ये स्कीम का बेनिफिट ले लो, उसके अलावा नहीं होगा. नीचे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है. डिटर्मिनेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन on account of export without payment of tax, supplies made to SEZ, accumulation due to inverted duty structure. ये वही तीन चीजें हैं जो रिफंड के अंदर बात होती है, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. तीनों के अंदर में हमने एक बात देखी थी, मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है वही आएगा. 2B के अंदर में जितना अमाउंट दिख रहा है वही आएगा. ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. आपका जो लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसके अंदर क्रेडिट पड़ा होता है, ये लेजर के अंदर में बैलेंस होना चाहिए उतना जो आप रिफंड मांग रहे हो उस समय पे. ठीक है, चलिए देखो क्या लिखा हुआ है. आफ्टर कैलकुलेटिंग द लीस्ट ऑफ द अबव थ्री अमाउंट्स दैट एज डिटेल्ड अबव, द इक्विवेलेंट अमाउंट इज डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय द एप्लीकेशन on of the applicator on the following order. IGST हो गया to the extent balance है, CGST SGST to the extent balance है. राइट, आइए आगे बढ़ते हैं. एक्सपोर्ट प्रोसीजर अंडर जीएसटी. अब देखिए इंपोर्ट प्रोसीजर हम कस्टम के अंदर देख के आए हैं. आपको याद होगा तो एक कस्टम के अंदर हमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर भी इतना डिटेल में बताया नहीं गया था, क्योंकि एक्सपोर्ट यूजुअली टैक्सेबल नहीं है. हाँ, जब टैक्स हो गए तो उसके ऊपर डिटेल में समझने की जरूरत पड़ेगी, अभी तो नहीं है. तो हालांकि एक्सपोर्ट प्रोसीजर अंदर जीएसटी क्या होता है? केस 1 दिया हुआ है. नॉर्मली क्या होता है? एनी पर्सन अदर देन यूनाइटेड बॉडीज या यूनाइटेड नेशंस, एम्बेसीज एक्सेट्रा, उनके केस में क्यों वहां पे बात होती नहीं है इसकी. Application is filed in form RFD01 within 2 years from the relevant date. Now sir, question is what is relevant date? ये देखिए सर, relevant date क्या है? ध्यान देना, समझना. Any person claiming refund of tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him may make an application before the expiry of 2 years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed. Relevant date may be in case of goods exported out of India where refund is of tax paid is available in respect of goods themselves, may be used in such goods if the goods are exported by sea or air or by land or by post. इन सभी के केस में डेट ऑन विच शिप और एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया, डेट ऑन विच गुड्स पास द कस्टम फ्रंटियर, या फिर डेट ऑफ डिस्पैच. इस केस में तो ये तीनों डेज जो है ये आपको याद रखने हैं. पहला क्या है? जिस डे पे ये इंडिया लीव करती है, पास करती है फ्रंटियर या डिस्पैच करती है. ठीक है. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स where refund is paid etc, the date on which return is furnished. तो जिस डे पे आप रिटर्न फाइल करोगे उस डेट को यहां माना जाएगा. उसके बाद देखिए इन केस ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, उस केस के अंदर में हम क्या करते हैं? यू नीड टू कंसिडर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इन एक्सचेंजेबल फॉरेन करेंसी वेरेवर परमिटेड, या इशू ऑफ इनवॉइस. सर बात यहां खत्म नहीं होती, आगे देखिएगा. इन केस वेयर टैक्स बिकम्स रिफंडेबल एज अ कॉन्सिक्वेंट ऑफ जजमेंट, तो जो भी डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर है, आपको रिफंड मिल रहा है सिर्फ इसी बेसिस पे कि आपको कोर्ट ने अलाउ कर दिया, कोई जजमेंट ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया, तो उसके ऑर्डर का डेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा. ठीक है. इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब क्या 3B की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ, ठीक है. तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. इन केस वेयर टैक्स इज पेड प्रोविजनली, देन जब भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर होगा तब. अगर आपको याद होगा खास करके ऑनलाइन लाइव बैच जो थी, हमने देखा था PAO प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, और इसमें इंटरेस्ट वगैरह लगता है अगर आपको याद होगा तो. राइट, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के लिए 2 मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, इफ यू रिमेंबर. याद आ रहा है क्या कुछ? हमने पढ़ी थी ये चीज, तो उसकी बात हो रही है. तो उसमें फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा तब फाइनली आपका रिफंड ड्यू हो जाएगा. और कोई भी अदर केस में जब भी आप टैक्स को पेमेंट करते हो उस डेट को लेकर के रिलेवेंट डेट माना जाएगा. सर ये तो सिर्फ रिलेवेंट डेट का डेफिनेशन था. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि रिलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर आप रिफंड मांग सकते हो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास. आइडियली कितना? 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल जो भी रिलेवेंट डेट है वो. और ये रिफंड जो आप मांगोगे ये 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट मांगोगे, उसके बीच में कभी भी मांग सकते हो, तुरंत भी मांगना है मांग सकते हो. ठीक है. अच्छा, रिफंड इन केस वेयर सप्लायर सप्लाइज टू एसईजेड, सप्लायर एक्सपोर्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. ठीक है ना. तो गुड्स एक्सपोर्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट. एप्लीकेशन किसमें करोगे? RFD01. सर एप्लीकेशन किसमें करोगे? RFD01. इसके पहले भी एप्लीकेशन किसमें किया था आपने? RFD01.
तो एप्लीकेशन तो RFD01 में ही करना है, बट इन केस ऑफ SEZ क्या बोलता है, SEZ के केस में दे से दैट आफ्टर सच गुड्स हैव बीन एडमिटेड, उसके बाद कब करेंगे, आफ्टर सच गुड्स हैव बीन एडमिटेड फॉर रिसीट इन दी फॉल इन फुल इन दी SEZ, राइट। एक्सपोर्टर के केस में जिस दिन शिपिंग बिल फाइल करो उस दिन, और एक्सपोर्टर के केस में सिर्फ फॉर्म नंबर GST RED01 के अंदर में आपने दे देना है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए। रिलेवेंट डेट जो है वो भी दिखाता हूं, आप वो भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन लाइव में 4 टाइप करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हाँ जी सर, डन है, क्लियर है। रिलेवेंट डेट दिखा देता हूं मैं, जो लोग लाइव में हो खास करके फटाफट जस्ट जो लिखा है उतना गो थ्रू करिए। सर ये याद रखना है क्या, रखो तो अच्छा है, बट ये याद रखने से पहले बहुत ज्यादा चीजें हैं GST के अंदर में, कस्टम के अंदर में जो याद रखनी है, वो होने के बाद इसमें समय डालना है तो डालिए, तब तक नहीं। यस, चलिए आगे बढ़े। यहां आइए, CBSE का क्लैरिफिकेशन है, टाइम पीरियड फॉर रिफंड क्लेम शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कई बार क्या हो जाता है, आई टेल यू कि लेट्स से व्हाट पीपल डू इज, ये प्रैक्टिकली होता है, मैंने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स केस में देखा हुआ है, या इन जनरल भी मैंने ये बिजनेस में एक ऑब्जर्व किया हुआ है। लोग क्या करते हैं, लेट्स से 20th of April इज द ड्यू डेट टू पे दी GST फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इस बार समझो मुझे लेट हो गया, जो यूजुअली लेट होता ही है कैलकुलेशन करने में, रिकंसाइल करने में, चेक करने में कि क्या कितना GST आएगा।
तो मैं रिटर्न बनाऊं सब करूं, बट बैंक थोड़ी ना मेरे लिए रुका रहेगा। चलो ऑनलाइन पेमेंट करना है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं सर्वर खुला होगा, सर्वर बंद हो गया तो आपका पेमेंट अटक जाएगा, आपको पेनल्टी लेट फी लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर मुझे लगता है कि 10 करोड़ की पेनल्टी या 10 करोड़ का टैक्स आएगा तो मैं 10 करोड़ डिपॉजिट करके रख देता हूं, कम लगा तो कम, ज्यादा मतलब जो बचता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, बट अगर कम पड़ गया तो उस समय पर थोड़ा बहुत पे कर लेंगे। तो मैंने 10 करोड़ का डिपॉजिट कर दिया, फिर मुझे पता चलता है 9 करोड़ का डिपॉजिट होना है, और नेक्स्ट मंथ में मुझे अंदाजा आ जाता है कि इस मंथ में तो बिजनेस हुआ ही नहीं है, तो मुझे टैक्स आने नहीं वाला है। तो एक काम करता हूं मैं, ये जो मैंने एक्सेस भर दिया है ना, ये एक्सेस को मैं रिफंड मांग लेता हूं। मांग सकता हूं क्या मैं? हाँ, रिफंड मांग सकता हूं। इसमें टाइम पीरियड का कुछ बात किया गया है? नहीं, टाइम पीरियड का बात नहीं किया गया। आईटीसी में से क्लेम करना है रिफंड तो टाइम पीरियड लगेगा, आप नहीं, आपका कैश में पैसा भरा हुआ है और उसी से रिफंड लेना है तो नहीं लगेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका रिफंड जो है, क्या बोलते हैं, अगर आपका रिफंड जो है सर, ये रिफंड इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख, क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 लाख, क्या बोलते हैं, फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दैट इज रिफंड अमाउंट ऑफ 2 लाख, और रूल दैट इज सर्टिफिकेट देना पड़ता है RFD 1 के साथ, इशूड बाय CA और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, वेयर रिफंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 2 लाख। तो अगर लेस देन 2 लाख है तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन 2 लाख है तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, इवन इफ इट इज योर कैश लेजर। यहां पे आपको टाइम पीरियड नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, बट ये चीज दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, TDS TCS क्रेडिटेड टू एन ई लेजर, ई कैश लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो रिफंड है इसके बेसिस पे आप रिफंड मांग सकते हो। हाँ, द रजिस्टर्ड पर्सन इज एट द लिबर्टी टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी ईदर थ्रू डेबिट इन द क्रेडिट लेजर और थ्रू डेबिट इन द कैश लेजर। तो TDS TCS जो कैश लेजर में आता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। एक्सेस अमाउंट आफ्टर डिस्चार्ज कैन बी रिफंडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। तो बेसिकली इसमें एक ही चीज हमने देखी कि यार टाइम लिमिट जो है, ये टाइम लिमिट नहीं लगने वाला है। उसके बाद कब नहीं लगने वाला है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड मांग रहे हो, और इसके केस में ग्रेटर देन 2 लाख में सर्टिफिकेट लगेगा, लेस देन इक्वल टू 2 लाख में सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप देखना चाहो तो देख लीजिए, हो गया है तो मुझे 5 टाइप करके बताइएगा। हाँ जी, डन है। यस, आइए, रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नॉट थ्रू GST 3B बट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आपको लग रहा होगा कि यार मैं 3B में बस बोल दूंगा कि देखो मेरा रिफंड आ रहा है और आप रिफंड दे दोगे, नहीं, आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, आपको अलग से उसका फॉर्म भरना पड़ता है। अगर हम समरी की बात करें इसी के केस में, तो एप्लीकेंट ने GST डिपार्टमेंट को यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले मैं यहां मार्क करता हूं, आप बाद में देखिएगा उसको ध्यान से, वेयर रिफंड इज लेस देन 2 lakhs, इफ रिफंड इज ग्रेटर देन 2 lakhs आपको CA/CMA का सर्टिफिकेट देना है, राइट। रिलेवेंट इनवॉइसेस देने हैं, शिपिंग बिल्स देने हैं, BRC FIRC देना है,
FAO देना है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एक्सेट्रा, अगर प्रोविजनल असेसमेंट का केस है। विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ सेड एप्लीकेशन, ये स्क्रूटनाइज करके आपको एक्नॉलेजमेंट दे देंगे। उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज क्या करेंगे, ये आपको क्या बोलते हैं, 90% ऑफ द टोटल रिफंड is paid within 7 days. Balance 10% can be refunded after verification. Order of refund जो भी है ये आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ही मिलेगा। वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे एंड रिफंड क्लेम का रिजेक्शन दे देंगे कि आपको क्यों लगता है हमने ये रिफंड नहीं करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हियर देना पड़ेगा। रिफंड ऑर्डर शैल बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा पैसा। एक बार देख लो ध्यान से, होने के बाद मुझे आप चैट बॉक्स में 6 टाइप करके बताइए। एक बार चेक कर लीजिए ऑनलाइन वालों, खास करके जो लोग जीडीपीडी बोल रहा हूं, जो लोग इसको यूट्यूब लिंक पे देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आप प्लीज यहां पे पॉज करके प्रॉपर देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। Order for release of withheld refund to be issued where refund is no longer liable to be withheld. Order for complete adjustment of demand for refund not required to be issued. देखिए कई बार क्या होता है, आपको लगता है रिफंड मिलना चाहिए, आपने अप्लाई कर दिया रिफंड के लिए, आपका रिफंड दिया तो नहीं, विथहेल्ड कर दिया कि बोले हाँ शायद देंगे। अब जैसे ही उनको रीजंस मिल जाते हैं कि यार ये अभी जाना चाहिए रिफंड, तो उनको रिफंड दे देना है, और उसके लिए फिर से ऑर्डर देने की जरूरत है क्या या नहीं, इसके बारे में यहां बात हो रही है। सो अर्लियर इन केस वेयर रिफंड इज कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड ऑर्डर गिविंग डिटेल्स ऑफ एडजस्टमेंट वाज इशूड, राइट, इसको अभी ओमिट कर दिया गया है, कोई ऐसा चीज करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली बोल क्या रहे हैं, आपका कोई डिमांड है, आपका रिफंड आ रहा है, डिमांड को रिफंड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, तो आपको पहले एक ऑर्डर इशू करना पड़ता था एज एन ऑफिसर फॉर द एसएससी, अभी इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए उसके बाद बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स नाउ परमिटेड फ्रॉम 2020, पहले नहीं था, राइट। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट व्हाइल फाइलिंग रिफंड ऑफ इनकम या रिफंड ऑफ टैक्स एन एप्लीकेंट में एट हिज ऑप्शन फाइल अ रिफंड claim for a tax year or by clubbing successive tax period, but ये restriction financial year तक था, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी, right? So exporters can furnish a particular bond called as letter of undertaking LUT instead of paying IGST at the time of exporting with effect from 1st of July, जब से GST आया हुआ है। Exporters then can seek refund of tax paid, तो यानी कि एक्सपोर्ट करते समय या तो टैक्स भरो, टैक्स नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं है, एलयूटी भर दो डायरेक्टली, टैक्स भरोगे रिफंड मिलेगा, एलयूटी भरोगे एलयूटी वैलिड होना चाहिए, इतना ही रिक्वायर्ड है, इसके अलावा और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है सर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन है यहां पे, तो उसके बारे में हमें नहीं जाना है अंदर, हाँ यहां आइए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर रिगार्डिंग एलयूटी एंड रिफंड ऑफ आईजीएसटी, उसके बारे में दिया हुआ है। क्या बोलते हैं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी शैल प्रायर टू एक्सपोर्ट फर्निश अ बॉन्ड और एलयूटी इन फॉर्म जीएसटी RFD 11 टू द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट along with the interest within a period of 15 days after expiry of 3 months from the date of issue of invoice or 15 days after the expiry of 1 year or such further period as allowed by the commissioner from the date of invoice of export if the payment of such services is received by the exporter in convertible foreign currency exchange। पहले केस में क्या है, from the date of issue of invoice for export if the goods are not exported out of India, right। और दूसरे केस में क्या है, 15 days from the expiry of 1 year, अगर आपको जो पैसा मिलने वाला है ये फॉरेन करेंसी में पैसा मिलने वाला है, राइट। एक बार वापस पढ़ते हैं इसको, मुझे नहीं समझना है, आपको शायद समझना होगा, आप होशियार हो, मैं होशियार नहीं, मुझे नहीं समझना है, मैं वापस पढ़ता हूं। क्या बोलते हैं ये एलयूटी जो है, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है, ये आप दोगे गवर्नमेंट को, ऑफिसर को एक्सपोर्ट से पहले, उसके अंदर में आपके आईजीएसटी के डिटेल्स होने वाले हैं सब, जो आप नहीं भर रहे हो आइडियली, और ये कौन सा फॉर्म में जाएगा, RFD 11 के अंदर में जाएगा, आपका जो भी कमिश्नर है आपके जुरिस्डिक्शन का उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और ये जो भी मिलेगा, ये पैसे के लिए आप अपने आप को बाइंड कर रहे हो कि अगर इस पर ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगता है तो वो टैक्स प्लस जो भी मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। कब तक पे करूंगा, 2 डेट दिए हुए हैं और के बारे में बात हो रही है। पहला 15 days after the expiry of 3 months. Sir, whichever is lower ना, नहीं, not whichever is lower. They are talking about 2 different transactions. One transaction जहां पे convertible foreign currency आ रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जहां otherwise than that, ठीक है। तो ये देखिए पहला बी वाला 15 days after the expiry of 1 year. कब से 1 year?
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करने के लिए जो इनवॉइस इशू कर रहे थे उसका उसके बाद से 1 ईयर, तो सपोज 1 सितंबर 2024 में मैंने इनवॉइस इशू किया, तो 1 सितंबर 2025 तक मेरे को वेट करना है, उसके बाद 15 दिन इसके अंदर में मुझे पे करना है, मैं बाउंड हूं पे करने के लिए, राइट। तो इफ द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, बट अगर कन्वर्टेबल में है तो 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है तो 3 महीने के अंदर अपने आप को जीएसटी के हवाले कर दो गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के अंदर में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर दो। आई होप अभी आपको समझने आया होगा। ये सर इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बिल्कुल टेस्ट किया ही जाएगा, आप लिख के लीजिएगा, चेक कर लो, होने बाद 6 टाइप करो लाइव वालों। डन, आगे बढ़े। ये देखिए क्या बोलता है, घुमा फरक है, उसी बात पे आ रहा है वापस। कौन सी बात है, ध्यान से देखना क्या बोलता है ये। एक मिनट, यहां ये डायरेक्टली, हाँ, एक केस है जहां पर रिफंड अलाउड नहीं होगा, बढ़िया तरीके से यहां पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक्स लिमिटेड होल्डर ऑफ ए, मैन्युफैक्चरर ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेगा। इसने क्या किया, एक्स लिमिटेड ने इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे ड्यूटी पे नहीं किया, फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स को जापान में एक्सपोर्ट कर दिया। रिफंड मिलेगा सर? रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? इंपोर्ट पे पेमेंट ऑफ टैक्स था, आपने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले। अगर वो पेमेंट नहीं करते हो आप, तो आप यहां पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। बात समझने आ रही है क्या? हाँ या ना? ठीक है ना? तो वो पहली चीज आपने करनी है सर। बट यहां पे तो सर ये ए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के थ्रू है ना, तो वही तो इसके पहले आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था, कंडीशन लिखा हुआ था कि आप एडवांस ऑथराइजेशन में अगर आते हो तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इधर उधर बाकी चीजों से। ठीक है, तो यहां पे बेनिफिट लिया है ना, ये बेनिफिट ऑलरेडी मिल गया, आपने यहां टैक्स नहीं भरा, तो फिर रिफंड किस बात का मांग रहे हो? यहां टैक्स भरोगे, इसका बेनिफिट नहीं लोगे, तो यहां रिफंड मांग सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को देखते हैं, मजेदार पार्ट है काफी। रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड। देखिए, मैंने एक्सपोर्ट किया, एलयूटी फाइल कर दिया, अब टैक्स नहीं पे करूंगा, या टैक्स पे किया, रिफंड मांग लिया, मुझे रिफंड मिलेगा या मुझे रिफंड नहीं मिलेगा? उस केस में जब मुझे एक्सपोर्ट का पैसा नहीं मिला, एक्सपोर्ट का पैसा मिलना जरूरी है, जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं इंडिया के बाहर, उसका पैसा मिलना जरूरी है, नहीं तो मेरा एक्सपोर्ट खत्म ही नहीं होगा ना। और पॉसिबिलिटी है कि यार ये फॉरेन करेंसी में आएगा, तो मुझे ही मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है मतलब मेरा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, अगर मेरा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है तो फिर तो रिफंड ही कैसे मिलेगा ना? एक्सपोर्ट तो होना जरूरी है ना रिफंड के लिए। तो ये बोलते हैं कि आप रिफंड कैसे ले सकते हो जब आपको पैसा नहीं मिला है। तो भी आपको क्वेश्चन समझना आया क्या? मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा एक्सपोर्ट कंप्लीट कब होगा? जब मुझे एक्सपोर्ट का, मेरे पार्टी का पैसा सामने से आ जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में। समझ रहे हो क्या बात को? कंसिडरेशन रिसीव्ड in case of export. What if consideration is not received in case of export? Will it still amount to export? If yes or if not doesn't matter, but whether we will be able to still claim refund for the unutilized ITC even if export is not completed. ठीक है ना? तो एक्सपोर्ट कंप्लीट है, कंसिडरेशन आके बात खत्म, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बट अगर एक्सपोर्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं है, आपको पैसा, आपका कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो क्या?
आइए 2 पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, वेयर एनी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट पेड एक्सेट्रा बट सेल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैव नॉट बीन रियलाइज्ड इन फुल इन इंडिया विद इन द पीरियड अलाउड अंडर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन जो भी है, तो उस केस के अंदर में आपने क्या करना है, यहां पे देखिए, यहां बोलते हैं द पर्सन टू हुम रिफंड has been made shall deposit the amount so refunded to the extent of non-realization of sale proceeds along with applicable interest within 30 days from the expiry of said period, failing which amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section as per the recovery of erroneous refund, right, provided that where sale proceeds or a part of thereof in respect of such export goods are not realized by the applicant within the period allowed under FEMA, in that case but the RBI writes of such requirement of realization, then the refund application shall not be recovered. क्या बोलते हैं, in that case the refund paid to the applicant shall not be recovered. अच्छा, सिंपल भाषा में समझाता हूं, ठीक है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। मैं इंडिया में हूं, ठीक है, आप इंडिया से बाहर आओ, मतलब मैंने आपको एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना, आप इंडिया से बाहर हो, मैं इंडिया के अंदर हूं, मैंने आपको सेल किया, मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आपने मुझे पेमेंट कर दिया और मैंने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो मैंने तो जीएसटी अभी पे कर दिया गवर्नमेंट को आज। आपने मुझे क्रेडिट पीरियड मांगा 2 महीने का, मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दे दिया, 2 महीने बाद आपने मुझे पैसे भर दिए, मैंने उसमें से पैसा मेरे पास निकाल करके रख दिया, ठीक है, और मैंने गवर्नमेंट को तो जीएसटी पे कर दिया, रिफंड भी मांग लिया उसका, या एलयूटी दे दिया, जो भी हो गया। क्वेश्चन इज नाउ, ये 2 महीने में आप मुझे पेमेंट करने वाले थे, आपने पेमेंट नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट मेरे पास आएगी और बोलेगी यार आपने रिफंड क्लेम किया था ना, वापस दो। वो रिफंड आपको गलती से दिया है, क्यों गलती से दिया है, आपको पैसा आना चाहिए था ना एक्सपोर्ट वाली पार्टी से, आपको पैसा आया क्या, नहीं आया ना, जो भी लिमिट फेमा के अंदर दिया हुआ है उस लिमिट के हिसाब से आपको पैसा आना चाहिए था, आया क्या, नहीं आया, हमारा रिफंड वापस करो। तो आपका रिफंड उनको आपने वापस देना है, इसको एरोनियस रिफंड माना जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने आपको जो सेल किया 10 रुपए की चीज है, आपने मुझे 10 रुपीज देने थे फॉरेन करेंसी में, मैं जाके मेरे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगा, बट मुझे वो 10 रुपीज आपने नहीं दिए, 7 रुपीज दिए, 3 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो 3 रुपए के अगेंस्ट जो भी रिफंड मैंने क्लेम किया हुआ है उतना पार्ट रिफंड मेरा वापस ले लिया जाएगा। बट ये कुछ भी नहीं होगा प्रोवाइडेड आपको आरबीआई का परमिशन है, आरबीआई बोलता है यार आपको ये पैसे की जरूरत नहीं, हम ऐसे एक्सपोर्ट मानेंगे, ठीक है, आरबीआई ने कंडीशन रखा ही नहीं है, अगर जो वेरीफाई कर रहा है उसने कंडीशन नहीं रखा है तो रिफंड नहीं मांग सकता गवर्नमेंट मेरे पास से। आई होप आपको समझने आ गया होगा, नहीं समझा तो एक बार प्लीज पॉज करो, पीछे जाओ, वापस एक बार रिमाइंड करके सुनो और फिर आगे बढ़ना। एक और पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या बोलता है, सेल प्रोसीजर रियलाइज्ड इन फुल द अमाउंट ऑफ रिफंड हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिम and applicant produces evidence that such part within a period of 3 months from the date of realization of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded back by the proper officer to the applicant to the extent of amount realized or extended period as per RBI। अब क्या बोलते, देखो मैंने आपको सेल किया, आपने मुझे पैसा देना था, आपने मुझे पैसा दिया क्या, नहीं दिया, ठीक है, तो मैंने जो रिफंड मांगा था गवर्नमेंट से जीएसटी का, वो जीएसटी का रिफंड में क्या कर रहा हूं, वो जीएसटी का रिफंड में वापस दे दूंगा गवर्नमेंट को, मेरे पास ऑफिसर आकर वापस मांग लेगा, ठीक है सर वापस दे दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज लेट्स से आगे जाकर के फ्यूचर में मुझे ये पैसा आपसे मिलता है, मेरे कस्टमर से मुझे ये पैसा मिल जाता है फॉरेन करेंसी में, तो आरबीआई के परमिशन के साथ या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड होगा उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से बेसिकली ये मिल जाता है, तो आप वापस से जीएसटी ऑफिसर के पास जा सकते हो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट यू आर रियलाइजिंग दिस मनी एंड टू द एक्सटेंट यू हैव रियलाइज्ड द मनी और रिकवर्ड द मनी यू विल गेट द रिफंड बैक अगेन, ठीक है, मतलब पहले रिफंड दे दिया, फिर उस रिफंड को एरोनियस मान लिया और मेरे पैसे वापस ले लिया, और फिर जब मुझे वापस मिलता है पैसा तो मुझे रिफंड फिर से मिल जाएगा। चेक करो होने बाद 7 टाइप करो, चेक करो होने बाद 7 टाइप करो।
डन, सही है, क्लियर है। चलिए रिफंड के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रिफंड के केस में अमेंडमेंट देखिएगा, ये वाला अमेंडमेंट देखिएगा क्या बोलता है ये, एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज टू कंट्रीज आउटसाइड इंडिया और एसईजेड will be permissible irrespective of whether the payments are made in Indian currency or convertible foreign currency as far as they are as per the applicable RBI का गाइडलाइन। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट करो, आप एसईजेड को सप्लाई करो और उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, आपको पैसा जो मिलने वाला है, ये पैसा भले आपको इंडियन करेंसी में मिले या ये पैसा फॉरेन करेंसी में मिले, जो भी हो आरबीआई के हिसाब से होना चाहिए। अगर आरबीआई के हिसाब से होगा तो जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर विल गिव यू द रिफंड फॉर इट, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, दैट वाज इट मेरे ख्याल से वहां पे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और एलयूटी क्या बोलता है ये देखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू सप्लाई सर्विसेज, सर्विसेज बोल रहे हैं यहां पे, फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी शैल फर्निश प्रायर टू द एक्सपोर्ट अ बॉन्ड और एलयूटी, जहां पे हम खुद बोलेंगे कि विदिन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और सच फर्दर पीरियड एज अलाउड इफ इन केस फॉरेन करेंसी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो भी है इनवॉइस के रेट के हिसाब से। राइट, इसमें एक अमेंडमेंट है, ध्यान देना अमेंडमेंट क्या बोलता है। 2019 से इन व्यू ऑफ द अमेंडमेंट दे आर सेइंग पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज कैन बी रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर इन इंडियन रुपीज वेरेवर इट इज परमिटेड बाय आरबीआई। अल्टीमेटली ये फेमा और आरबीआई पे डिपेंडेंट है। अगर फेमा कुछ यू कैन से डिसअलाउ नहीं करता है, आरबीआई कुछ डिसअलाउ नहीं करता है, बिल्कुल जो पैसा मिलेगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी आपको दी हुई है, 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। मेरे ख्याल से देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। कमिश्नर को राइट दिया गया है टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर दिस पर्टिकुलर रूल। आपको 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स था, दूसरे केस में 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर था। इन बोथ द केसेस फर्दर पीरियड may be allowed by the commissioner from the date of issue of invoice for the purpose of export। सर यहाँ पे कोई मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है क्या कि कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, बट 1 साल तक ही, 2 साल तक ही, 5 साल तक भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे ध्यान से, there is nothing as such written about it। ठीक है, there is nothing as such written about it। चलिए आगे बढ़े, एलयूटी के अंदर में जाए। एलयूटी के ऊपर सर्कुलर दिया हुआ है पूरा, एलयूटी का सर्कुलर है ये। आइए हाँ जी, सो हम बात कर रहे थे एलयूटी के बारे में। एलयूटी का एक स्पेसिफिक सर्कुलर आया था जिसमें एलयूटी के लिए हम कब एलिजिबल होते हैं, कब हमें एलयूटी के लिए अप्लाई करना होता है, एलयूटी की वैलिडिटी क्या होती है, एलयूटी के केस में अगर टैक्स पेमेंट वगैरह करना है जो बाइंडिंग होता है वो किस तरीके से होता है, ये सब चीजें सर्कुलर के माध्यम से क्लियर की गई थी। राइट, आपने मेरे साथ पूरा एक बार जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, और जब भी मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहां बता रहा हूं ये प्रॉपरली देखना है, समझना है। और आप कितने भी एंड मोमेंट पे इस लेक्चर को देख रहे हो, कितने भी एंड मोमेंट पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि इसके ऊपर एमसीक्यू ना दिखते हुए, मैं आपको एमसीक्यूज भी कुछ गो थ्रू कराऊंगा, बट वो ना दिखते हुए एंड मोमेंट के लिए भी एक बार फिर से ये वाला जो पोर्शन है ना सर्कुलर का, इसको गो थ्रू करना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर कोई स्टूडेंट जो सीए फाइनल दे रहा है और इस लेक्चर को देख रहा है जो मैं सीए में फाइनल के लिए बना रहा हूं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, सीए फाइनल के लिए आप लगभग पकड़ के चलिए 3 to 5 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बहुत बार आया है जब से सर्कुलर आया है तब से। ठीक है ना, सो इसको प्लीज ध्यान देकर के आपने समझना है। राइट, आइए एलिजिबिलिटी क्या है समझते हैं पहले। सबसे फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू सप्लाई आउटसाइड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप टैक्स पे करके रिफंड मांगना चाहते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, वो पैसा हमें आ रहा है फिलहाल। ठीक है ना, और दूसरी बात, अगर वो आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप एलयूटी लगा दीजिए। राइट, आप एलयूटी लगा दीजिए। ठीक है, हु हैव बीन एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन प्रोसिक्यूटेड। अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है जिसके लिए आप लायबल हो, आपको पेनल्टी वगैरह लगाया जा रहा है, उस केस में नहीं। ठीक है ना, या आपने टैक्स एवेड किया हुआ है, टैक्स एवेड किया हुआ है कितने अमाउंट का, ग्रेटर देन 250 लाख का। ठीक है ना, 2.5 करोड़ का, उससे कम का अगर आपने फ्रॉड किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, तो चल जाएगा। ठीक है ना, उस केस में एलयूटी आपको मिल जाएगा। तो मतलब फ्रॉड करना भी तो कम का फ्रॉड करो। राइट है, चलिए वैलिडिटी क्या है एलयूटी की, ये वैलिड है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। सर जहां पे भी आप इसको बना रहे हो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है। राइट, हाउएवर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस द गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन टाइम, goods not exported within time and the registered person fails to pay the amount mentioned in the sub rule, facility of LUT will be withdrawn automatically।
If the amount mentioned in the sub rule is paid subsequently, facility can be restored again. मतलब बेसिकली सिंपल सा फंडा है, आप जब अप्लाई करोगे, जिस ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई करोगे, आपको बिंदास उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अलाउड होगा, बट जिस समय में आपने एक्सपोर्ट करना चाहिए और आपने उस समय में एक्सपोर्ट नहीं किया तो फैसिलिटी आपके पास से विड्रॉ की जाएगी, विड्रॉ हो चुके सब माना जाएगा। However, जब भी फिर से एक्सपोर्ट कर रहे हो आप फैसिलिटी को रिस्टोर कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई टेंशन लेने की बात सर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्ड और एलयूटी, आरएफडी 11 क्या है, आरएफडी 11 वाला फॉर्म है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। और इसको आपने क्या करना है, आपके जुरिस्डिक्शन के डिप्यूटी को या असिस्टेंट कमिश्नर को, डीसी या एसी को आपने करना है, जो भी आपके प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के इलाके में है, ठीक है। एट द सेम टाइम इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वर्किंग पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या प्रोपराइटर, या जिसकी भी ड्यूटी है, जिसको ऑथराइज किया गया है ये करने के लिए बाय दैट वर्किंग पार्टनर या बाय दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर, उस इंसान ने ये करना है। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के अलावा कुछ लग सकता है क्या सर, हाँ बिल्कुल लग सकता है, राइट, एक्सेप्ट अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अदरवाइज। अगर आपको स्पेसिफिकली ऑफिसर आके बोलते हैं भाई तुम स्पेशल हो मेरे लिए और तुम्हारे केस के अंदर में मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं सीए सीएमए का सर्टिफिकेट चाहिए, तो लाके देना पड़ेगा सर, ठीक है। टाइम फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एलयूटी क्या बोलता है, एज एलयूटी और बॉन्ड इज अ प्रायर रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट करने से पहले, राइट, भले आप एक्सपोर्ट करो या भले एसईडी सप्लाई करो, सप्लाई करने से पहले आपने ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, राइट। सो इट इज यूजुअली एक्सेप्टेड विद इन पीरियड ऑफ 3 days ऑफ इट्स रिसीट अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच्ड, राइट। उसके बाद ये रिसीव 3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट होगा, उससे पहले एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। इफ द एलयूटी इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। सो ऑफिसर ने 3 दिन में रिप्लाई नहीं किया, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया है, तो 3 दिन रुकना है, आगे बढ़ना है। अगर इनको रिजेक्ट करना है तो ये 3 दिन के अंदर रिजेक्ट करके आपको बोल देंगे कि चलो ये रिजेक्टेड है, मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले ये जो यहां पे हमने पॉइंट्स देखे हुए हैं आप अगर फटाफट से गो थ्रू कर सको, रीड मत करते बैठना, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए या रीड भी करो तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। स्क्रॉल करूं, ऑनलाइन लाइव में जो मेरे साथ देख रहे हो, आपको अगर समय चाहिए तो बोलिएगा, मैं अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकता हूं फिर बीच में। चलिए स्क्रॉल कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 और 5 देखिए, 6 भी देख लीजिए, 6 पे मैं आता हूं। आइए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। सर पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये बैंक गारंटी की बात कर रहा है। एलयूटी अगर देना है तो एलयूटी के लिए आपको, सिंस आप एक फ्यूचर कमिटमेंट कर रहे हो कि आगे जाकर के आप इसके पैसे चुका दोगे, तो आपको क्या करना है, 15% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट, अगर बॉन्ड अमाउंट मतलब जो भी आपका आईजीएसटी होगा उसका 15% आपने क्या करना है, बैंक में गारंटी, बैंक गारंटी देनी है। कब देनी है ये, जब उस केस में जहां पे आपका 250 lakhs जो होता है, जो हम ऊपर भी देख के आए हैं ना, उस केस में, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी ऑफ बैंक गारंटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर प्रोसिक्यूटेड फॉर पर्टिकुलर केसेस जहां पे अमाउंट जो इन्वॉल्व है ये 250 लाख रुपीज, 2.5 करोड़ रुपए एक्सीड करता है। बाकी केसेस के अंदर में कोई जरूरत नहीं, 15% ऑफ बैंक बॉन्ड अमाउंट जो भी होगा उतना चल जाएगा,
ठीक है, मूविंग ऑन, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रनिंग बॉन्ड. सर व्हाट डू यू मीन बाय रनिंग बॉन्ड? द एक्सपोर्टर शैल फर्निश अ रनिंग बॉन्ड वेयर द बॉन्ड अमाउंट वुड कवर the amount of the self-assessed estimated tax liability on the export. Exporter shall ensure that the outstanding IGST is within the bond amount. मतलब हर बार बॉन्ड सबमिट करने से अच्छा एक बार रनिंग बॉन्ड कर दो, उस बॉन्ड का जो बैलेंस होगा जब तक वो चलता है तब तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है ना, एज गुड एज आप रोज बॉन्ड देने की जगह रनिंग बॉन्ड दे रहे हो. इन दिस केस बॉन्ड इज इनसफिशिएंट टू कवर द सेड लायबिलिटी, देन फ्रेश बॉन्ड दीजिए. तो मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड दे दिया, 1 करोड़ का बॉन्ड देने के बाद मैंने 50 लाख के 2 ट्रांजैक्शंस कर लिए एक्सपोर्ट के. अब तीसरा ट्रांजैक्शन करना है 50 लाख का. डू आई नीड टू सबमिट अ फ्रेश बॉन्ड? आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज़ योर अर्लियर रनिंग बॉन्ड इज एक्सपायर्ड. ठीक है, तो ये करना है. नेक्स्ट, a sealing by officers till mandatory self sealing is operationalized. Sealing of containers wherever required to be carried out under the supervision compulsorily shall be done, and a copy of sealing report shall be sent to DC or AC as the case may be, principal place of business के केसेस में. ठीक है, मतलब सीलिंग किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है. किस चीज का? कन्वेंस का कर सकते हैं, कंटेनर का कर सकते हैं. हाँ, क्यों? आप फेल हो गए बॉन्ड सबमिट करने के लिए, ई वे बिल बनाने के लिए, जो भी जहां पे भी एप्लीकेबल होगा. परचेसेस फ्रॉम, 9th वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, ये हम भूल जाते हैं यूजुअली क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट समझ लीजिए ध्यान देकर के. क्या बोलता है ये? परचेसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड फॉर्म CT1. इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इशुएंस ऑफ CT1 नंबर का फॉर्म व्हिच इनेबल्स मर्चेंट एक्सपोर्टर्स. हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो, कि एक्सपोर्टर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं डायरेक्ट, या फिर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को कर सकता हूं, EOU को, और वो आगे एक्सपोर्ट कर सकता है, दोनों में से एक. ठीक है, तो इट इज क्लैरिफाइड दैट नो प्रोविजन ऑफ फॉर इशुएंस ऑफ CT1 form which enables the merchant exporters to purchase goods from manufacturers without payment of tax. The transaction between manufacturer and merchant exporters in the nature of supply and would be subject to GST. तो वो यहां पे नहीं आएगा. तो अगर मैंने EOU होकर के या मर्चेंट एक्सपोर्टर होकर किसी से परचेस किया तो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? जीएसटी के अंदर टैक्स लगेगा, बट आपको याद होगा इसका रिफंड प्रोसीजर दिया हुआ है, तो यहां पे आपको जीएसटी भरना है और फिर उसको रिफंड मांगना है. ट्रांजैक्शंस विद EOUs, जीरो रेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सप्लाईज टू EOUs. इट इज एप्लीकेबल टू सप्लाईज टू SEZs ओनली एंड देयर इज नो स्पेशल डिस्पेंशन फॉर देम अंडर GST. देयरफॉर सप्लाईज टू EOUs आर टैक्सेबल एज दे आर टैक्सेबल फॉर एनी अदर पर्टिकुलर केस. नंबर 11 आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या है. नंबर 11 12 दोनों भी. गो फॉर इट फास्ट. आई एम वेटिंग. आई विल गिव यू अ मिनट टू गो थ्रू इट. हाँ जी, आइए. ऑनलाइन में जो देख रहे हो यहां तक हो गया है तो 10 टाइप करिए. चलिए ध्यान दीजिएगा. रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस इन इंडियन रुपीस. आपको अगर याद होगा हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक्सपोर्ट का पैसा इंडियन करेंसी में आएगा तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अलग है, और एक्सपोर्ट का पैसा अगर फॉरेन करेंसी में आएगा तो उस केस में चीजें अलग आएगी. ठीक है, तो इसमें मास्टर सर्कुलर आया गया है जो बोलता है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनवॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडियन रुपीस इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ FEMA. ठीक है, बट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. सो ऑल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनवॉइसेस शैल बी डिनोमिनेटेड ईदर फ्रीली convertible currency or Indian rupees, but export proceeds shall be realized in freely convertible currency. However, export proceeds against specific exports shall be realized in Indian rupees and through a freely convertible vostro account. आपने FM पढ़ा होगा तो vostro, nostro ये सब अकाउंट्स पढ़े होंगे आपने. ठीक है, उसी के हिसाब से, राइट, ऑफ अ नॉन रेसिडेंट बैंक इन इंडिया. उसके आगे देखिए क्या बोलते हैं ये.
अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड। बस ये वाला जो इफेक्ट है ना, इसको देने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया है, सर्कुलर इशू किया, और कोई रीजन नहीं सर्कुलर इशू करने की। क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ एलयूटी फॉर सप्लाईज ऑफ गुड्स, ध्यान से पढ़ना, टू नेपाल और भूटान और एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट विल बी परमिसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पेमेंट्स आर इन इंडिया और अदरवाइज। इतने के लिए ही नेपाल, भूटान एंड एसईजेड। सर बांग्लादेश सर नहीं, नेपाल भूटान बोला हुआ है, ठीक है। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर किसको देना है, डीसी को या एसी को देना है, उसके अलावा और किसको नहीं सर, और किसको देने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको एलयूटी का पार्ट समझने आ गया होगा। जो लोग इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हो, यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करिएगा और पहले जाकर के जो पार्ट मैंने बताया है एलयूटी का सर्कुलर, इसको दोबारा से एक बार रीड करिएगा। हो सकता है आप जब खुद से रीड करोगे आपको डाउट आएंगे, सर डाउट 1, डाउट 2, डाउट 3 कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो, ठीक है। आइए चलिए अगले बात पे जाते हैं। कुछ रिलेटेड इश्यूज है, जिन इश्यूज के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करना सही समझा है और हम उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं देनी होती, नहीं जितना हमने इसके पहले के टॉपिक्स को दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं ये, फिजिकल सबमिशन ऑफ रिफंड क्लेम देना जरूरी है या नहीं, ठीक है। सो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल, उस केस में हमने जीएसटी RFD01A कॉमन पोर्टल पे जनरेट करना है, एक्नॉलेजमेंट आना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको फिजिकली जाकर के सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है, हमारे प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करना है। कितने दिनों के अंदर में, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, राइट, कि आप ये फॉर्म सबमिट करिए, उसके साथ आपका एप्लीकेशन क्या होगा, जीएसटीआर 2A की कॉपी सबमिट करिए, और कुछ आपसे मांगा जाएगा तो वो सबमिट करिए। ये सब चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ये देखिए यहाँ पे उतना ही पार्ट बताया हुआ है और टाइम लिमिट भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा काम डबल है एज एन एसएससी। मुझे पहले ऑनलाइन फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल करके मुझे फिर से काम करना है उसके ऊपर। आई होप आपको ये बात समझने आ गई होगी, ठीक है। सर नहीं समझने आई है, आप स्किप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, खुशी खुशी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां आइए, इस पार्ट को चेक करिए, इस पार्ट को चेक करिए। डिसबर्सल ऑफ रिफंड अमाउंट आफ्टर द सैंक्शन, ऑफिसर ने सैंक्शन कर दिया, मुझे रिफंड मिलना चाहिए ना, डिसबर्स कैसे होगा अमाउंट, ध्यान देना। क्या बोलते हैं, इफ द अमाउंट इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 6% पे इंटरेस्ट लगेगा। सर क्या मजाक कर रहे हो, हमने अगर पेमेंट करना, डिमांड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ाया था कि सर 18% तक इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, वो पिंच लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बोले कि 6% भरना है तो आप क्या बोलोगे, मैं पैसा बैंक में रखता हूं, बैंक से मुझे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें से मैं 6% दे दूंगा ऑफिसर को या गवर्नमेंट को, बचेगा कितना 2%, उसमें मैं भी मौज मस्ती करूंगा। बट ऐसा नहीं है, अगर 18% देंगे आपको तो इतना पैसा आपको कहीं से नॉर्मली मिल नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप आपका टैक्स टाइम पे भरेंगे। तो देते समय 18%, बट लेते समय, सर फिर लेते समय भी तो 12% देना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, अगर 12% आपको गवर्नमेंट देगा रिफंड पे इंटरेस्ट, तो आप क्या बोलोगे, आप उसका एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करोगे। आप बोलोगे जान दो पैसा, जान दो, रिफंड मांगेंगे, रिफंड मांगेंगे, 18% मिलेगा, 12% मिलेगा, बैंक में क्यों रखू ना पैसा, में म्यूचुअल फंड में क्यों डालू जब यहां 18% मिल रहा है। तो यहां कम देंगे वो, क्योंकि वो आपको एनकरेज नहीं कर रहे कि आप एक्स्ट्रा भरो। ये तो चलो कभी कभी प्रैक्टिकली हो सकता है, तो हमारी तरफ से कुछ तो रिफंड जाना चाहिए, बिकॉज आपका मेहनत किया हुआ पैसा, कमाया हुआ पैसा हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो 6% के हिसाब से वो देंगे आपको, राइट। एंड ये कब से लगने लगेगा, विद इन द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, यानी कि ARN। तो 60 दिन में रिफंड नहीं है तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। कब तक लगेगा, जब तक आपको पैसा नहीं आता है उस दिन तक आपको ये लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सर एक और चीज, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरिंग 60 days till the date on which amount is credited. Accordingly, all tax authorities are advised to show final sanction order in RFD 06 within 45 days of generation of ARN, and the disbursement is supposed to be completed within 60 days. मैं चाहता हूं आप इस चीज को मार्क भी करके रखें और इसको एक बार फटाफट से देख भी ले। आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं, गो फॉर इट फास्ट। जिनका ये हो चुका है ऑनलाइन लाइव में 11 टाइप करिए। चलिए आगे बढ़े।
चलो मान लेते हैं आपने ऑनलाइन पोर्टल पे रिफंड एप्लीकेशन लगा दिया, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर दिया, बट आप किसी जेन्युइन वजह से फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, उस केस के अंदर में क्या होगा? ठीक है, क्या बोलते हैं ये? एप्लीकेशंस एक्सेप्ट फॉर दोस refund of excess balance in the electronic cash ledger which have been generated on this portal and not have been actively physically submitted, in that case following guidelines are given. All refund applications claimed in less than statutory limit of 1000 should be rejected and the amount recredited in the electronic credit ledger of the applicant through the issuance of a particular form. For all the applications where amount is greater than 1000, a list of applications which have not received the not been received in the jurisdictional tax office within 60 days starting from the date of generation of ARN, a communication may be sent to all these applications that there is a need to submit और उनको 15 डेज का और मौका दिया जाएगा. फर्दर 15 डेज का और मौका दिया जा सकता है क्या? अगर नहीं सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा. मतलब सिंपल सी बात, नो बकवास. क्या बोलते हैं ये? आपका अमाउंट 1000 से नीचे है टैक्स लायबिलिटी का तो हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, राइट? बट अगर आपका अमाउंट उससे ज्यादा है तो हम आपको 15 दिन के लिए नोटिस भेजेंगे, 15 डेज का टाइम देंगे, सबमिट किया तो ठीक है, नहीं दिया तो बाद में रिजेक्ट करेंगे. मतलब बेसिकली रिजेक्ट करना ही है, इन शॉर्ट आपको फिजिकल सबमिट करना ही है. हम अभी तक डिजिटल इंडिया की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट? आपने रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई किया, बाद में आपको लगता है यार गलती हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई, जेन्युइनली विड्रॉ कर लेते हैं बिफोर हमें ऑफिसर बुला करके चिल्ला ले. आप कर सकते हो कि हाँ, एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर. फाइनल रिफंड या प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर जब ऑफिसर मुझे देगा उससे पहले मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. ठीक है, चलिए उसके बाद आइएगा, ये कंपेंसेशन सेस के बारे में है. आप अगर रीड करना चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो. रीड वंस इफ लिखता हूं मैं, ठीक है, इफ यू हैव समय, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो. कंपेंसेशन सेस के ऊपर यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको. हाँ, उसके बाद आइए यहां पे जाते हैं हम ये वाले पॉइंट पे. आईटीसी आपके पास जमा किया हुआ है सर्विसेज के कारण या कैपिटल गुड्स के कारण. आइडियली तो उसके ऊपर क्या मिलता है? आईटीसी का इसका रिफंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आइडियली. बट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखो इनपुट गुड्स का तो मिल रहा है, इनपुट और कैपिटल सर्विस और कैपिटल गुड्स, इसके केस में क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोलता है ये बोलता है कि इट कैन बी क्लेम्ड जब आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा. Thus inputs do not include services and capital goods, therefore clearly intent of law is to not allow refund on this particular part. उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, however circular was issued for the particular thing and formula has been made, और उस formula के हिसाब से in view of the above is clarified that both the law and the related rules clearly prevent refund of input service and capital goods as a part of this. तो हमने ये पहले पढ़ के आए थे, बस उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक सर्कुलर दिया हुआ है. इनपुट गुड्स अलाउड है, हाँ. इनपुट्स अलाउड है, हाँ. सर्विसेज अलाउड है, नहीं. कैपिटल गुड्स अलाउड है, नहीं. एक बार ये चेक कर लो, यहाँ तक हो गया है. 12 टाइप करो जो लाइव में देख रहे हो फॉर फास्ट. हाँ जी, चलिए. प्रॉपर ऑफिसर टू इशू पेमेंट ऑर्डर इंस्टेड ऑफ पेमेंट एडवाइस फॉर रिफंड्स. सर क्या होता है? टेक्निकल डिफरेंस है ऑफिसर के साइड पे, वो बताया गया है, बाकी कुछ भी नहीं बताया गया है. आपको पेमेंट ऑर्डर इशू करना है कि ये किया जाए, पेमेंट एडवाइस नहीं इशू करना है एट द एंड ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म. इसके बाद आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप चाहो इसको एक बार देख सकते हो. हमने इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आप रिफंड कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब ग्रांट किया जाएगा एक्सपोर्ट के केस में, आईजीएसटी के केस में कितना परसेंट, क्या किस तरीके से, ये हम पढ़ के आए हैं. मतलब ये बेसिकली समरी है. जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे
ये बेसिकली आप पकड़ सकते हो, समरी है पूरे चैप्टर का, ठीक है, पूरे चैप्टर का समरी दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। आप अगर क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे तो सबके सब क्वेश्चन आपको सेम तरीके से दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल में तो काफी चीज एक्सप्लेन की गई है ऑलरेडी, ठीक है। तो इफ यू वांट वंस, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार देख लीजिए, नहीं देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो हमने देखा हुआ है वही चीजें सब यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। इस वाले पार्ट पे आते हैं, फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर जब मैं हूं ही अनरजिस्टर्ड तो मुझे रिफंड की क्या जरूरत है? आओ तो देखो तो क्या बोलते हैं ये। इंस्टेंसेस हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस वेयर अनरजिस्टर्ड बायर्स who had entered into an agreement with a builder for supply of goods or service or construction of flats etc and had paid the amount towards construction for service either fully or partially along with tax had to get said contract cancelled subsequently due to non-completion or delay in construction activity for any other reasons. In a number of such cases, the period of issuance of credit note on such cancellation under the provisions etc. may already have got expired. In such cases, supplier may refund the amount to the buyer after deducting the tax collected by him from the buyer. In such situation, I need to ask for a refund. So, considering कि मैं एक पर्सनल ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं, कोई फ्लैट लेने जा रहा हूं, तो भी मुझे रिफंड मिल सकता है, मैं ऑफिसर को जाकर के अप्लाई कर सकता हूं इवन इफ आई एम अनरजिस्टर्ड, बट दिस शुड बी मेड विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, ठीक है। रिलेवेंट डेट के बारे में हम पढ़ के आए हुए थे। अगर नहीं जाता है रिफंड तो ये सीडब्ल्यूएफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा चला जाएगा। उस केस के अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो सब यहां दिया हुआ है। कैसे फाइल करना है, आधार नंबर पैन नंबर लगेगा, क्यों लगेगा? बिकॉज आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आधार पैन वगैरह ये सब चीजें लगने वाली है, उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको पूरी तरीके से चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहां एनओसी लगेगा, क्या लगेगा, दैट इज सपोज टू बी मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट अपन देख के आए हुए हैं ऑलरेडी। बॉन्ड एग्जीक्यूट कैसे होता है उसका सर्कुलर हम देख के आए हैं, बॉन्ड के बारे में पूरी चीज हम पढ़ के आए हुए हैं। ये वाले सर्कुलर्स हम देख के आए हुए हैं, राइट। एसईजेड के बारे में ट्रांजेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सिमिलर ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करके आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ ये पार्ट हमने नहीं पढ़ा है, आइए इस पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड का प्रोसीजर। 2 मिनट देता हूं, 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, चेक करने की कोशिश करिए। यस क्या बोलते हैं ये सिंपल सा काम बोलता है कि ऑल दी अमाउंट्स ऑफ ड्यूटी एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द मनी स्पेसिफाइड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जो हम ऊपर देखते आए हैं, ये इस फंड में क्रेडिट होना चाहिए। क्यों क्रेडिट होना चाहिए? बिकॉज ये हम रिफंड नहीं कर पाए हैं, यहाँ रिफंड के डिटेल्स गलत दिए गए हैं। एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी should go to this particular section, shall be deposited. Accounts of fund maintained by central government shall be subject to audit by C and AG of India. उसके बाद following applicants can apply to give a grant from the consumer welfare fund. सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी, कोई एजेंसी होगी जो वेलफेयर एक्टिविटीज की है, फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोई विलेज या मंडल या समिति एक्सेट्रा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, या अ कंप्लायंट एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। बस आई गेस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ अपने को देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी एक सेकंड रुको, गो थ्रू कर लेते हैं। कुछ अगर मेजर पार्ट बचा हुआ है जो मुझे लगता है हमने भी देखना चाहिए, वो बचता है केस लॉस। आइए 3 केस लॉस है मेरे ख्याल से, तीनों केस लॉस पहले आप देखेंगे और फिर तीनों केस लॉस मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक एक करके जाएंगे, एक देखिए डिस्कस करते हैं, दूसरा देखिए डिस्कस करिए। आप समरी बताइए मुझे।
पहले केस में क्या हो रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीकेसी फुटस्टेप्स, वेयर a particular rule denies refund of unutilized ITC of input services is not ultra virus. Supreme Court observed that purpose of formula जो हम पढ़ के आए हैं ऊपर, which makes a distinction between input goods, input services for the grant of refund. Supreme Court also observed that formula is to create a legal bifurcation of a particular amount in the fiscal legislation. The Supreme Court also noted that practical effect of formula might result in certain inequalities या inequities, but it restrained providing any formula saying that the field is of legislature. From the above, unutilized is not allowed to claim refund. मतलब बेसिकली इनपुट सर्विसेज पे रिफंड नहीं मिलेगा. ठीक है, ये हम 10 बार देख क्या है, ये केस के अंदर फिर से बताया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर. उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट बोलता है 2021 के अंदर that petitioner was SEZ and made purchases from several suppliers for the development of SEZ. Petitioner filed applications for refund of taxes and it was held that petitioner was not entitled to refund on the ground that only a supplier of service would be entitled to claim the refund and not the SEZ itself. It filed an appeal, appeal also got rejected. तो रिट पिटिशन फाइल किया है. तो हाई कोर्ट क्या बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है that हमने सब प्रोविजंस वगैरह पढ़े हुए हैं एंड ये प्रोविजन बोलता है कि कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है. ओनली एक्सक्लूजन इज पर्सन जो कवर्ड है नोटिफिकेशन में, जो एक प्रोसिक्यूशन वगैरह वाला पार्ट देखा ना अपन ने वो वाला. Therefore it was held that ये पास हो जाएगा और ये पास हो गया था. एक बार चेक कर लीजिए सेकंड वाला केस लो. थर्ड पे जाते हैं. डन. तीसरा वाला देखिए. 2020 का जजमेंट है, क्या बोलता है, डिपार्टमेंट रिजेक्टेड रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी फाइल्ड बाय द पिटिशनर व्हिच इज एसईजेड ऑपरेशनल पर्सन. डिपार्टमेंट कंटेंडेड दैट रूल 89 अलाउज रिफंड ऑफ आईटीसी ओनली टू सप्लायर ऑफ गुड्स. मतलब ऊपर जो केस था उसी के हिसाब से, और हम वो सप्लायर नहीं है. But SEZ unit itself does not eligible to claim the refund. Department further contended that petitioner received ITC on services from IST which is not a supplier of service. High Court therefore said that outward supplies made by SEZ is zero rated and there is no statutory provision bearing the thing. तो आउटवर्ड जीरो रेटेड है, बात खत्म हो गई. ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट एट अहमदाबाद इन दिस केस सेड दैट रिफंड एक्यूमुलेटेड in unit cannot be bad, meaning it will be allowed. यहां पे होता है रिफंड का पार्ट खत्म.